अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। H1B वीज़ा क्या होता है, H1B वीज़ा के लिए लॉटरी कैसे मिलता है, यहाँ पर जो प्रोफेशनल काम करने के लिए आते हैं जिनको H1B वीज़ा मिलते हैं, तो इसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है, H1B वीज़ा कैसे मिलता है, उसके लिए अप्लाई कैसे करते हैं और किसको मिलता है या कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो आज की इस छोटे से वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहना दोस्तों। यहाँ पर अभी फिलहाल बहुत कड़ाके की ठंड है, तो मैं अंदर चलता हूँ घर के अंदर और बैठ के आराम से बात करता हूँ, आपको बताता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे होता है। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, आपको थोड़ी बहुत जानकारी जरूर मिलेगी दोस्तों इस वीडियो से। तो H1B वीज़ा क्या है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप अमेरिका या विदेशों में काम करने के लिए जाना चाहते हैं या काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये H1B वीज़ा स्पेसिफिकली अमेरिका के लिए होता है। बाकी देशों के लिए और दूसरा अलग अलग वीज़ा होता है। वैसे आप में से जो भी दोस्त मेरे चैनल से अब तक जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत समय बाद ये वीडियो आ रहा है, आज का थोड़ा रेगुलर वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि बाहर में ठंड था और थोड़ा पर्सनल भी कुछ चल रहा था, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आने वाले समय में थोड़ा रेगुलर वीडियो आता रहे और आपको अमेरिका से इस तरीके के कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानकारी देता रहूं। वैसे आपके जो भी क्वेश्चन हो या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट करते रहिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वो भी बताते रहिएगा, गाँव का नाम ज़रूर लिखा करें और मेरे इंस्टाग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं। और आने वाले समय में जैसे मैं बता रहा था, थोड़ा विलम्ब हुआ इन सब वीडियो को लाने में अभी, लेकिन आगे थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव रहूँगा और आपके सवालों का जवाब भी देता रहूँगा दोस्तों। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तक बने रहने के लिए मेरे चैनल से और सपोर्ट करते रहने के लिए, आगे भी बने रहिएगा। हाँ, जो अमेरिका काम करने के लिए आना चाहते हैं, मान लो आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, सऊदी, नेपाल, कहीं से भी देख रहे होंगे, यहाँ अमेरिका काम करने के लिए आने के बारे में सोच रहे होंगे। जो प्रोफेशनल काम होते हैं, वो काम के भी अलग अलग कैटेगरी होते हैं ना, कि कई लोग लेबर का काम करते हैं, मजदूर का, कई लोग और कई तरीके का काम करते हैं। तो जो लेबर और कई तरीके की जो मजदूरी होती है उसके बारे में वीडियो मेरे चैनल में है। लेकिन ये जो H1B वीज़ा होता है वो प्रोफेशनल वर्कर्स लोगों के लिए होता है, एक स्पेसिफिक तरीके के ऑक्यूपेंसी जो होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये H1B वीज़ा उन्हीं के लिए होता है जो अमेरिका आके यहाँ काम करना चाहते हैं। अब यहाँ पर काम दो तरीके से मिल सकता है। एक तो आप अपने देश में कुछ काम कर रहे हैं किसी कंपनी के लिए, जो कंपनी यहाँ अमेरिका में भी होता है, तो उनके थ्रू आ सकते हैं, या आप यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, यहाँ मास्टर डिग्री या PhD करते हैं, उसके बाद यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो वो जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं प्रोफेशनल डिग्री के बाद, उसी के कारण जो वीज़ा मिलता है, जिस वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, उसको H1B वीज़ा बोलते हैं, ठीक है। ना सिर्फ H1B वीज़ा बल्कि किसी भी प्रकार की वीज़ा के बारे में कुछ भी अपडेट आपको जानना हो, कुछ भी रिक्वायरमेंट जानना हो, तो आप USCIS के जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं, यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ पूरा नाम, जो US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज होता है, उनके वेबसाइट में ये सब जानकारी मिलता है। तो आप किसी एजेंट को पैसा वैसा देने के चक्कर में मत पड़िएगा, कुछ भी जानकारी हो आपको वहाँ पर मिल सकता है, या फिर किसी भी यूट्यूब में या कहीं पर पढ़ते हैं तो उस जानकारी को उस USCIS के जो जानकारी दी होती है उससे भी मैच करके देख सकते हैं कि क्या ये जानकारी सही है, कि बहुत सारे लोग फर्जी जानकारी भी देते रहते हैं। तो ये H1B वीज़ा जो है वो एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का मतलब होता है कि टेम्पररी वीज़ा है। आपको जब पहली बार H1B वीज़ा मिलता है तो वो 3 साल के लिए मिलता है, उसके बाद आप फिर से उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। और अगर आपको I-140 मिल जाता है एक बार, मतलब कि आप ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल होंगे अंततः, तो वो हर साल आपको एक्सटेंड उसको करते रहना पड़ता है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा होता है। यहाँ अमेरिका में अलग अलग वीज़ा के लिए अलग अलग कैप होता है कि कितने मैक्सिमम वीज़ा मिलेंगे उस कैटेगरी में। तो H1B वीज़ा में, इस प्रोफेशनल जॉब कैटेगरी वाले वीज़ा में 85,000 लोगों को मिलता है। 65,000 जो वीज़ा होते हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए होता है, मतलब कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है। और 20,000 जो है वो यहाँ पर जो मास्टर या PhD किए होते हैं, यहाँ पढ़ाई किए होते हैं अमेरिका में, उनके लिए वो स्लॉट जो है डेडिकेटेड रहता है। तो टोटल 85,000 सीट। जहाँ तक बात है कि कितने लोग अप्लाई करते हैं इस H1B वीज़ा के लिए, उसका नंबर बहुत बड़ा है। पिछले साल 308,000 से ज़्यादा कैंडिडेट ने यहाँ पर अप्लाई किया था H1B वीज़ा के लिए। उसका मतलब ये है कि बहुत कंपटीशन बहुत टफ है, और ख़ासकर जो इंडिया या चाइना से जो आते हैं उनके लिए तो और भी टफ है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट आते हैं। लेकिन इससे आप घबराइए मत, आप फिर भी अप्लाई कीजिए। आपको तो बस एक सीट चाहिए होता है, और जैसे मैंने बताया कि 85,000 पोस्ट होते हैं। अगर आपने यहाँ मास्टर या PhD किया है तो आपके पास चांसेस और बढ़ जाते हैं। पहले इसका जो डिनायल रेट होता था जब ट्रम्प सरकार थी, तो 20% तक था कि कितने लोगों का डिनाय होता है, कितने लोगों का अप्रूव होता है।
लेकिन अभी फिलहाल बाइडेन जब से राष्ट्रपति बने हैं, जो डिनायल रेट है वो 4% तक पहुंच गया है। मतलब आपके चांसेस बहुत बढ़ गए होते हैं, अब बढ़ चुके हैं अभी। अब बात करते हैं लॉटरी सिस्टम की कि ये लॉटरी सिस्टम क्या है, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आता है कि लॉटरी सिस्टम कैसे काम करता है। तो इसमें होता क्या है कि चूंकि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, जैसे मैंने बताया लाखों लोग अप्लाई करते हैं H1B वीज़ा के लिए, तो इतने लोगों को मतलब कैसे ये डिसाइड होगा? अगर 85,000 लोगों को बस देना है, लाखों लोग हैं, तो एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लॉटरी सिस्टम है कि ऐसा नहीं कि कोई एक आदमी ऐसे बैठा है चीज़ों को फेंक रहा है फिर तुम्हारा नाम निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटराइज्ड लॉटरी सिस्टम होता है, किसी का भी नाम रेंडमली चुना जा सकता है। तो मतलब सब कोई के पास उतना ही मौका है एक तरीके से, ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया है आपका किसी कारण से नहीं होता है ऐसे। और पहले जो इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है इस लॉटरी के लिए, लॉटरी सिस्टम के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं? पहले जो है, जो आपका एम्प्लॉयर हुआ करता था, जो आपको जॉब देता है, वो अप्लाई किया करते थे और मतलब हर बार वो जो कंपनी थी उनको $5,000 देना पड़ता था एक एम्प्लॉय के लिए अप्लाई करने के लिए। लेकिन अभी सिस्टम बदल गया है, जो कि अच्छी बात है। अब जो रजिस्ट्रेशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली होता है, एक तरीके से ऑनलाइन कर सकते हैं उसको। जो एम्प्लॉयर है, जो आपको जॉब देता है, वो करेगा, आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका फीस जो है सिर्फ $10 है अब, तो मतलब बड़ा आसान है उनके लिए। वैसे एक और बहुत ज़रूरी बात है, आप ध्यान रखना इस बात को, कोई भी एम्प्लॉयर जो है, जो आपको जॉब देता है, वो एक कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन, मतलब एक ही बार एप्लीकेशन डाल सकता है। आप अलग अलग कंपनी के लिए के थ्रू भले कई एप्लीकेशन डाल सकते हैं कि एक कंपनी के लिए एक कंपनी के लिए एक, लेकिन एक ही कंपनी से आपके एक ही जॉब के लिए 2 एप्लीकेशन नहीं डाला जा सकता है। ऐसा बहुत होता था पहले कि कोई कंसल्टेंसी कंपनी होती थी, जैसे मैं उसके लिए काम करता हूँ, तो मेरा ही 20 रजिस्ट्रेशन उन्होंने कर दिया है। अब चूंकि सस्ता भी हो गया है, $10 रजिस्ट्रेशन, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि अगर USCIS को ये पता चल गया तो वो कंपनी के जितने भी एप्लीकेशन है और दूसरे कैंडिडेट्स के लिए, वो सबको डिनायल कर देंगे। और हो सकता है कि आगे आपकी कंपनी को भी मतलब वो लोग बैन कर दे, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए एक तरीके से अच्छी बात है कि सबको फेयर ट्राई मतलब चांसेस मिलता है। तो एक कैंडिडेट के लिए, एक एम्प्लॉय के लिए, एक एम्प्लॉयर सिर्फ एक एप्लीकेशन डाल सकता है। एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाता है, आपका एम्प्लॉयर सबमिट कर देते हैं H1B वीज़ा के लिए, फिर USCIS जो है वो 31 मार्च को अनाउंस करते हैं जिनका जिनका सिलेक्शन होना होता है। फिर 31 मार्च को आप ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं। उसमें या तो अप्रूवल लिखाया जाएगा, मतलब आपका अप्रूव हो चुका है, H1B वीज़ा मिल चुका है आपको, बहुत बढ़िया, बधाई हो, बहुत खुशी की बात है। और सेलिब्रेट कीजिए और इंतजार कीजिए अपना जॉब शुरू करने का। दूसरा जो है डिनाय, मतलब सीधा डिनायल कर देंगे कि आपका या तो फर्जी था कुछ, या कुछ तो था, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हैं। तीसरा हो सकता है कि रिक्वेस्ट हो, या उसको RFE भी बोलते हैं, कि वो आपके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उसका मतलब एक नहीं आपको डिनाय कर दिया गया, उसका मतलब ये है कि वो और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। हो सकता है कि उनको आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो उस जॉब से रिलेटेड बराबर संख्या में नहीं भरा हो, इसलिए उससे घबराइए मत। आपको जो भी डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो दे दीजिए, उसके बाद शायद आपका अप्रूवल हो जाए, या फिर वो और उनको डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो और डॉक्यूमेंट मांगेंगे। लेकिन अगर आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है उस जॉब के लिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, तो आपका हो जाएगा। और चौथा चीज़ ये भी होता है कि हो सकता है कि ये जो लॉटरी सिस्टम है वो पहले एक बार होता था मान लो, लेकिन अभी 1 साल में 3 बार 4 बार होता है, जब तक ये कोटा भर न जाए। इसलिए पहले कोटे में आपका नहीं आया नाम तो उससे घबराइए मत, हो सकता है कि दूसरे में आ जाए। जब तक आपका एप्लीकेशन या आप ऑनलाइन आप जब देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है सबमिटेड या सबमिट, तो फिर उसका मतलब है कि आप कतार में हैं, आपके अभी भी चांसेस हैं। तो हिम्मत बांध के बैठे रहिए और वेट करते रहिए, और हो सकता है कि आपका आने वाले अगले लॉटरी सिस्टम में हो जाए आपका। अब H1B वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, जरूरी चीज़। H1B वीज़ा जो है, जैसे मैंने पहले बताया था, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, और ये वीज़ा एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा है। उसका मतलब ये है कि आपके पास पहले जॉब होना होता है, और फिर वो जो जॉब आपको दे रहे हैं वो आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब यहाँ आप घूमने आते हैं, स्टूडेंट के रूप में आते हैं, तो आपको खुद एज ए कैंडिडेट अप्लाई करना होता है वीज़ा के लिए। लेकिन H1B वीज़ा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जो आपको नौकरी दे रहा है वो कर सकता है। जैसे आप यहाँ स्टूडेंट के रूप में आते हैं, OPT में, CPT में काम कर रहे हैं, उसके बाद जब अप्लाई करते हैं तो आपको पहले जॉब होना होता है। बिना जॉब के आप इस वीज़ा के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए एक तरीके से आप USCIS जो डिपार्टमेंट है उनको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, जो कि अच्छी भी बात है। आप अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, जो आपको जॉब देता है उनको।
वो बताते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है, उनका लॉयर होता है हर एक कंपनी का यहाँ पर। इसलिए जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये देख लीजिए कि वो कंपनी H1B वीज़ा स्पॉन्सर करती है या नहीं, अगर आप यहाँ लंबे समय तक काम करना चाहते हैं अमेरिका में, तो ताकि आपका भविष्य में वहाँ पर मतलब एक अपॉर्चुनिटी हो, आप यहाँ रुक सकते हैं, काम कर सकते हैं। और इसका एक रिक्वायरमेंट ये भी रहता है कि आपकी सैलरी जो है इस जॉब के लिए, किसी भी H1B वीज़ा स्पॉन्सरशिप के लिए $60,000 एक साल का हो कम से कम। तो वो भी देख लीजिए कि क्या इस जॉब में आपको उतना पैसा मिल रहा है, ताकि वो आपके H1B वीज़ा के लिए अप्लाई कर सके। और डॉक्यूमेंट्स की जहाँ तक बात है तो वो एक लिस्ट होता है उनके पास, आपको वो बता देंगे, आप उनसे पूछेंगे तो। लेकिन कम से कम एक चीज़ तो आपके पास हो ही, वो है पासपोर्ट का वैलिडेशन, मतलब वो एक्सपायर ना हो रहा हो 6 महीने में ही। तो अगर 6 महीने से भी कम समय बाकी है तो आप रिन्यू करा लीजिए, उसके बाद कीजिए, क्योंकि ये सारी प्रक्रिया में 6 महीना तो लग ही जाएगा। ऐसा नहीं कि मार्च 31 को अनाउंस हो गया तो आप तुरंत जॉब शुरू कर सकते हैं, टाइम लगता है उसमें। तो डॉक्यूमेंट्स का ये है कि आपकी कंपनी जो है आपको डॉक्यूमेंट्स मांगेंगी, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब इकट्ठा करके रखिए। अगर आप यहाँ स्टूडेंट के रूप में आए थे तो I-20 को, CPT, OPT या जिसका भी W2 का जो आप मान लें यहाँ एम्प्लॉई थे पहले, W2 जो होता है टैक्स वाला, उसको भी रखिए। तो सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके रखिए, जब समय आएगा जो मांगेंगे आप फिर उनको दे देंगे। एक और कि अगर H1B वीज़ा में आप यहाँ पे रुकते हैं, आपको H1B वीज़ा मिल जाता है, तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो भी यहाँ पर अमेरिका में आपके साथ रुक सकते हैं। वो काम नहीं कर सकते हैं, काम के लिए एक और अलग वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके ऊपर जो आपके साथ जो डिपेंडेंट हैं वो आपके साथ में निश्चित रूप से रुक सकते हैं इस वीज़ा में। तो अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप अपने पति पत्नी या पेरेंट्स को यहाँ पर ला सकते हैं। भाई बहन को नहीं ला सकते हैं इस वीज़ा कैटेगरी में, वो टूरिस्ट के रूप में आ सकते हैं। तो चलिए फिर आज के वीडियो को यहीं तक रखता हूँ दोस्तों। आई होप कि आज की इस वीडियो से थोड़ी बहुत आपको जानकारी मिली हुई है, थोड़ी बहुत समझ आई हो कि H1B वीज़ा क्या है और कैसे अप्लाई करते हैं, कौन अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना जब कमेंट करते हो तो कहाँ से हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अमेरिका की किसी नई जगह को दिखाते हुए, कुछ नई जानकारी देते हैं। बहुत शुक्रिया, जोहार।